27 देशों की यूरोपीय यूनियन संसद ने एक प्रस्ताव पेश किया है और मोदी सरकार के लिए एक आईने की तरह से, लोकतंत्र के आईने की तरह से इसको बताया है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी फ्रांस के अंदर, ये तस्वीरें बता रही कि उनका किस तरह से स्वागत हुआ है। फ्रांस में नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और जहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं फ्रांस में, वहीं से कुछ ही दूरी पर यूरोपीय यूनियन की 27 देशों की संसद होती है और जिसका हिस्सा, जिसका सदस्य फ्रांस भी है। वहां पर नरेंद्र मोदी सरकार जो अपने झंडे गाड़ने की, डंका बजाने की जो बात कहती है, लेकिन इस संसद के अंदर, यूरोपीय यूनियन संसद के अंदर, मणिपुर को लेकर के मोदी की चुप्पी पर भारत में पत्रकारों, अल्पसंख्यकों और उसके साथ साथ मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के ऊपर जो तरीका आजकल आजमाया जा रहा है, जिस तरह के हालात हैं, उसको लेकर के चिंता जाहिर की है और बहुत कठोर शब्दों में आलोचना की है। यह वीडियो है, अंग्रेजी में यह वीडियो है, इसका पूरा हिंदी अनुवाद एक एक करके मैं आपको बताऊंगा और भारत सरकार का इस पर क्या रुख रहा है, क्या कहा है इस पर, वो भी आप सुनिएगा। पहले मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये खबर जो है वो बीबीसी में ये खबर छपी है। यूरोपीय संसद ने भारत की आलोचना की, हिंदू बहुसंख्यकवाद को भारत पर बढ़ावा देने का आरोप लगाया है कि भारत जो है वो हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दे रहा है। यह बात जो यूरोपीय संसद ने की है, भारत की आलोचना करते हुए कहा है। भारत सरकार कह रही है कि जब मणिपुर में यूरोप की संसद में मणिपुर की हिंसा को लेकर के जब चर्चा हुई, भारत ने कहा कि यह आंतरिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। यह भारत की तरफ से कहा गया है। एक जो है ये लेटर भी जारी किया गया है, इसमें क्या कहा गया आगे आपको बताता हूं, लेकिन पहले जरा सुनिए मोदी जी के लिए क्या कहा गया है इस यूरोपीय यूनियन संसद के अंदर, जिसके 27 देश हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये तमाम बड़े देश वो इसका हिस्सा है। और इसमें जो बातें कही गई हैं, हिंदी के अंदर मैं आपको बताता हूं, जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संसद ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में 2 महीने से हिंसा जारी है। 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1700 घरों को तबाह कर दिया गया है। 2500 चर्च तहस नहस कर दिए गए हैं। 40,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। बहुत ही गंभीर हालात हैं। हम जो कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए। यह बात जो है वो यूरोपीय यूनियन के अंदर कही गई है कि भारत के मणिपुर में हालात बहुत खराब हैं। 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 40,000 लोग जो है वो अपने घरों को छोड़ करके निकल गए हैं और बहुत गंभीर हालात हैं। हम जो कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए। आगे सुनिए क्या कहते हैं। आगे इसमें कहा है कि जब से 2014 में जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से कट्टर हिंदुत्ववादी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, गौर से देखिए इस लाइन को। कट्टर हिंदुत्ववादी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। पत्रकारों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गंभीर हालात हैं। यह बात जो है वो इस प्रस्ताव में पेश करके कही गई है। नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की प्रशंसा करते हैं, गांधी के रास्ते पर चलने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में रोजाना करोड़ों मुसलमान ईसाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके बुनियादी अधिकार खतरे में है। स्थिति बहुत ही गंभीर है, इसलिए यूरोपीय यूनियन प्रस्ताव पेश करना चाहिए। ये बातें जो हैं वो कही गई है। आगे सुनिए, इसमें कहा है कि भारत सरकार को पूरी तरह से लोगों की आजादी की, धार्मिक आजादी का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई सरकार की आलोचना करता है तो उसको अपराधी की तरह से पेश नहीं करना चाहिए। यही लोकतंत्र होता है।
हम मांग करते हैं कि भारत सरकार तुरंत हिंसा को रोके, लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करे। लोकतंत्र कहता है कि आप उन लोगों के साथ में अपराधी की तरह से व्यवहार नहीं कर सकते हैं जो आपकी आलोचना करते हैं। मोदी लोकतंत्र और लोगों के अधिकारों का गला घोट देना चाहते हैं। बहुत कठोर शब्दों के अंदर जो है वो यहां पर इस प्रस्ताव में मोदी सरकार के लिए बातें कही गई है। जाहिर सी बातें सरकार को पसंद नहीं आएंगी। देश के लिए ये बातें कही गई, हमें भी बुरा लग रहा है। और जाहिर सी बात है, जब मणिपुर की बात थी तो अमेरिका ने भी हस्तक्षेप करने की बात कही थी। मणिपुर को लेकर के अमेरिका ने कहा था कि हम मदद करना चाहते हैं, और उसको लेकर के साफ तौर पर हमारे सरकार की तरफ से कहा गया कि यह हमारा आंतरिक मामला है। और जाहिर सी बात है, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उससे निपटने के लिए हमारी सरकार, हमारी एजेंसियां सक्षम है। हमें अमेरिका की किसी तरह से मदद नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री कब बोलेंगे, सवाल इस पर है। देखिए, सरकार की तरफ से इस पर जवाब क्या है वो आपको बता देता हूं मैं। सरकार जो है उस पर कह रही है, न्यायपालिका, ये सरकार ने जो है एक लेटर जारी किया है और सरकार कह रही है न्यायपालिका सहित सभी स्तरों पर भारतीय प्राधिकारी मणिपुर की स्थिति से अवगत हैं और शांति बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। यूरोपीय संसद को सलाह है कि वो अपने आंतरिक मुद्दों पर ध्यान दें। ये भारत सरकार का रुख रहा है। भारत सरकार ने एक जवाब जो है वो यूरोपीय संसद को देते हुए कहा है। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि सरकार ये तो कह रही है कि हमारा आंतरिक मामला है, आप इसमें जो है वो हस्तक्षेप मत करिए, इंटरवीन मत करिए इसमें। लेकिन सरकार इस बात को नहीं बता रही है। सरकार ये भी कह रही है कि हाँ, हमने जो है वो न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मणिपुर का मामला गया, और जितने भी लेवल पर इस चीज को हम डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री ने इसको लेकर के क्या कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर के अभी कुछ कहा ही नहीं है। सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, ये फैक्ट है। उन्होंने जरूर जो अमित शाह जी की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई उसका फीडबैक उन्होंने लिया, लेकिन उस फीडबैक के बाद में क्या उनकी तरफ से निर्देश दिए गए, ये सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए। क्यों? आखिरकार इसकी वजह क्या है? और जबकि डबल इंजन की सरकार है आपकी, तो फिर आपकी डबल इंजन की सरकार के ऊपर अब हो सकता है कि प्रधानमंत्री की जो है वो, क्योंकि कई बार इनका आरोप रहता है नरेंद्र मोदी का कि वो तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन राज्य की सरकार जो है वो अड़ंगा डाल देती है। जैसे छत्तीसगढ़ और कांग्रेस का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार जो है वो पंजा लगा देती है अपना और विकास को रोक देती है। दिल्ली से जो विकास हम भेजते हैं, दिल्ली से जो पैसा हम भेजते हैं, उसके ऊपर कांग्रेस का पंजा डाका डाल देता है। ये नरेंद्र मोदी राज्यों की सरकारों के लिए कहते हैं। लेकिन जहां पर आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहां पर मणिपुर के अंदर 2 महीने हो गए हैं, 150 के करीब लोगों की जान चली गई है। हजारों लोग अपने घरों को छोड़ करके सीवर में या और अलग जगह पर दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। क्यों देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं? और जबकि पता है कि इस बात को इंटरनेशनल लेवल पर रखा जाएगा जगह, और आप नहीं बोलेंगे तो यह फिर और बड़ी बात बन जाएगी। तो आखिरकार प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट देने में, यह कहने में सार्वजनिक तौर पर, एक ट्वीट करने में सार्वजनिक तौर पर क्या जाता है कि आप शांति बनाए रखिए, मैं आपके साथ हूं, यह कहने में क्या जाता है? ना मन की बात में उन्होंने कोई बात की, ना ट्वीट करके कोई जो है वो शांति की अपील, ना सार्वजनिक तौर पर कोई बयान, ना टीवी पर आकर के रात को 8 बजे कोई संबोधन। और उसके बाद में यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संसद जो है वो इस बात को कह रही है कि आज नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, भारत के अंदर कट्टर हिंदुत्ववादी सोच को वो आगे बढ़ा रहे हैं। पत्रकारों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गंभीर हालात है। और आप जो है वो क्या कर रहे हैं? आप उन लोगों को, जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, उनके साथ में अपराधी की तरह से पेश आ रहे हैं। जबकि लोकतंत्र ये नहीं कहता है। लोकतंत्र कहता है कि आप उन लोगों के साथ में अपराधी की तरह से व्यवहार नहीं कर सकते हैं जो आपकी आलोचना करते हैं। मोदी लोकतंत्र और लोगों के अधिकारों का गला घोट देना चाहते हैं। आगे इसमें कहा गया कि
जब से मोदी की सरकार आई है, देश में जो गैर सरकारी संगठन हैं, एनजीओ हैं, वो लगभग 1/3 रह गए हैं, बाकी खत्म हो चुके हैं। ये सारे सवाल जो है वो यूरोपीय यूनियन संघ में उठाए गए हैं। अंग्रेजी में जो है ये वीडियो भी है, मैं थोड़ा सा इस वीडियो को भी आपको सुना देता हूं, और ये हिंदी का जो मेन बातें थी वो मैंने आपको यहां पर अनुवाद करके सुनाई है। तो आप देखिए ये क्या कह रहे हैं। Friends, in Manipur, in northeast India, violence has claimed more than 120 victims over 2 months. 120 people killed. 1,700 houses have been destroyed. 250 churches, not just one or two churches, 250 churches, and 40,000 people are displaced because they've run away from the violence to save their skins. This is a dramatic situation. We have to do everything possible to end violence. Since he entered power in 2014, Narendra Modi, the Prime Minister, has been implementing a radical nationalist Hindu policy, which has had terrible consequences. Journalists, religious minorities, and human rights fighters. He always says that he is an heir to Mahatma Gandhi, who we all admire. He takes meditation time. He created a World Yoga Day. He seems kind and well-meaning, but in India, millions of Muslims and Christians suffer every single day because the government violates their most fundamental rights. The situation is serious. That's why the European Parliament must vote tomorrow on a very clear resolution. It has to be clear in denouncing the nationalist discourse of Mr. Modi. The government has to fully respect fundamental freedoms, freedom of expression, and religious freedoms for everyone. The resolution has to call for the violence to end immediately and to authorize humanitarian aid and the presence of observers and journalists wherever necessary. They have to accept democratic functioning, no longer criminalize anyone who criticizes government policy. That's what democracy is about. The number of NGOs that are authorized to operate in India has been cut by 3 in just a few years. They are trying to suffocate the NGOs. They are trying to suffocate democracy and civil society. यहाँ पर जो है, जो बातें कही गई हैं, वो बातें सरकार के लिए वाकई सोचने का विषय है। यहाँ पर कहा गया कि आप महात्मा गांधी की बात करते हैं, आप जो है वो दुनिया भर में योगा डे की बात करते हैं कि हम योगा जो है वो इंटरनेशनल योगा सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जो नागरिक हैं और खास करके अल्पसंख्यक हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, आप उनके फंडामेंटल राइट्स को भी नहीं सुनिश्चित करना चाहते हैं। आप उनके फंडामेंटल राइट को भी उनका गला घोट देना चाहते हैं। ये बात इसमें कही गई है। रोजाना मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स एंड ईसाई, ये कहा गया है इसमें कि रोजाना करोड़ों मुसलमानों और ईसाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके फंडामेंटल राइट, उनके बुनियादी अधिकार, उनको कुचला जा रहा है। जो गैर सरकारी संगठन है उनको खत्म किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि नहीं, आप मणिपुर के ऊपर कुछ मत बोलिए। मणिपुर पर नहीं, ये तो कुछ और आगे भी बोला जा रहा है। मणिपुर पर तो इन्होंने कहा कि सरकार वहां पर क्या कर रही है, लेकिन सोचिए जो हालात है वो क्या कहते हैं। जो हालात है वो वाकई बेहद शर्मनाक है। एक भारतीय के तौर पर हमारे लिए ये सुनना कि हमारे को कोई ये कह रहा है, जबकि हम खुद मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, खुद हम अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और नरेंद्र मोदी का दिया हुआ शब्द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जबकि वो खुद मणिपुर के ऊपर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। उनकी सरकार है, कौन उनको मणिपुर पर बोलने से रोक रहा है। ठीक है, आप मणिपुर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर तो देश का प्रधानमंत्री अपील कर ही सकता है। और जबकि ये पता है, सरकार को भी पता है, और ये कोई पहली बात नहीं है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से हो गया। सरकार को अंदाजा नहीं रहा होगा। सरकार को अंदाजा रहा होगा कि फलां समय पर जब आप फ्रांस के अंदर होंगे और उसी समय पर यूरोपीय यूनियन की संसद हो रही होगी और उसमें इन मुद्दों को रखा जा सकता है, यह पता होगा सरकार को। तो जाहिर सी बात है, जब कम से कम प्रधानमंत्री का दौरा डिक्लेयर किया गया था, तो उससे पहले ही कुछ
मणिपुर की शांति को लेकर के दो शब्द कह देते, कुछ एक प्रस्ताव जो है वो पेश कर देते, कुछ न कुछ तो अपनी तरफ से कहना ही चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मणिपुर पर उनको लगता है कि चुप्पी रह करके, चुप्पी रख करके वो इस बात को जो है ज़्यादा अच्छे से डील कर लेंगे। मालूम नहीं कि सरकार की सोच क्या है और सरकार किस तरह से कार्य कर रही है, लेकिन मणिपुर के लोगों के जो स्टेटमेंट निकल करके सामने आते हैं, जो चीज़ें निकल करके सामने आती हैं, वो निश्चित तौर पर ये बताती हैं कि हालात अच्छे तो नहीं हैं। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, 10-5 दिन की बात नहीं है, 10-20 दिन की बात नहीं है, 2 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है। आप ये चाहते हैं कि 2 महीने से ऊपर का वक्त बीत जाए, वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हो जाए, हजारों की संख्या में लोग जो है वो अपने घरों को छोड़ करके निकल जाएं और कोई इस पर बात ना करे, ये कैसे संभव है? बहरहाल आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सरकार तो कह रही है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसको हम अपने आप से देख लेंगे, लेकिन क्या केवल और केवल मणिपुर की बात है? इसमें जो बातें कही गई हैं क्या केवल और केवल मणिपुर के लिए कहा गया है? इसमें तो जो बातें हैं वो 2014 से लेकर के अभी तक का लेखा जोखा है, और वो देश के नागरिक के तौर पर आपसे और हमसे बेहतर कौन जान सकता है कि मोदी सरकार में कितना अच्छा काम हुआ है और कितना बुरा काम हुआ है। हम ज़्यादा बता सकते हैं, यूरोपीय यूनियन संसद बताए उससे ज़्यादा हमें पता है, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं। तो आप बताइए, क्या वाकई यूरोपीय यूनियन संसद जो बात कह रही है, आपको लग रहा है कि मोदी के राज में वही सब कुछ सच है, वही हो रहा है कि मोदी के राज में अल्पसंख्यकों का, पत्रकारों का, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का, सरकार से जो सहमत ना हो उसका गला घोटा जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसके बुनियादी अधिकारों के ऊपर चोट पहुंचाई जा रही है? या आपको लग रहा है कि नहीं, सब कुछ चंगासी और डंका बज रहा है, झंडा बज रहा है, झंडा जो है वो बुलंद हो रहा है, ढोल बज रहे हैं? आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देश के लोगों का सर्टिफिकेट वो सबसे बड़ा है। आपका सर्टिफिकेट कैसा है मोदी साहब के लिए? कितना सफेद और कितना काला? क्या है आपकी राय? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।